हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने ये ज़रूर देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार नीट और जेई में बार बार पूछे जा रहे हैं ओवर द ईयर्स। मैंने तो लगभग 20 सालों से मैंने देखा है। 20 सालों से पहले AIPMT होता था और अब नीट है और जेई तो है ही। तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जेई स्क्रीनिंग पहले है, अब जेई मेंस है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बार 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 पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट्स इनको सोल्व करने में बहुत टाइम लगाते हैं एंड दे जस्ट फियर दिस क्वेश्चंस। अभी कल ही मेरे साथ क्लास में एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि ये टाइप के क्वेश्चन सर मेरे को नहीं होते, ये कैसे करेंगे। क्योंकि इसका आंसर अगर देखा जाए ना, अगर आपने देखे होंगे तो आपको दिख ही गया होगा, ये क्वेश्चन एकदम से याद आ गया होगा, यही वही वाला क्वेश्चन सर बात कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो डायरेक्ट अगर हम बात करें तो इसका 10% है तो 20% लिखना चाहिए। 20% जो है आंसर बनता है देखा जाए तो, लेकिन वो आंसर गलत होता है। तो इसी की वजह से बच्चे पूरा जो है सोल्व करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बच्चे कैसे सोल्व करते हैं पहले वो बता देता हूँ। जैसे आप जानते ही होंगे और स्कूल में भी अगर हम सीखते हैं ये वाले क्वेश्चंस तो वैसे ही सोल्व करना सिखाया जाता है और करना भी होता है वैसे ही, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं स्कूल में अगर देखे जाए। बट यहाँ पे अगर देखते हैं कि हम नीट जेईई में कैसे सोल्व करेंगे, कम से कम टाइम हमको देना है और क्वेश्चन का एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं जल्दी से। कोई कह रहा है वायर है, मास लेंथ डेंसिटी वगैरह दे रखी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसको स्ट्रेच किया गया। ध्यान से देखना, इसको स्ट्रेच किया है हमने इन सच ए वे दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 10%। इसकी लेंथ 10% बढ़ गई है ओरिजिनल वैल्यू की, जितनी भी ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी 10% लेंथ बढ़ा दी है। एक्सप्रेस द चेंज्ड रेजिस्टेंस इन परसेंटेज। कह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ गया, यही चाहिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो रो इंटू एल बाई ए होता है। तो रो इंटू एल बाई ए अगर लगाएंगे हम तो क्या होगा, इसमें अगर देखा जाए तो आर तो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना परसेंट एल बढ़ गया तो देखा जाए तो उतना ही परसेंट क्या बढ़ने जाना चाहिए, रेजिस्टेंस। लेकिन वो तब होगा जब एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम कि एरिया कांस्टेंट है कि नहीं है। दो तरीके से हम इस वायर को हम लंबा कर सकते हैं। एक तो तब जब एरिया हम फिक्स रखें। तुम कहोगे तो एरिया जब फिक्स रखेंगे तो लंबा कैसे होगा वायर, तो एक्स्ट्रा वायर ऐड करके ऐसा किया जा सकता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। अगर स्ट्रेच लिखा है तो वो वायर को खींचा है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर इन्होंने क्या लिखा है, स्ट्रेच्ड। और अगर इन्होंने स्ट्रेच नहीं वर्ड यूज किया है, उन्होंने रादर देन ये वर्ड यूज किया है कि वायर इज रिप्लेस्ड बाय न्यू वायर, वायर इज रिप्लेस्ड बाय न्यू वायर ऑफ 3 times लेंथ। अगर यहां पे हम देखें तो 3 times लेंथ तो हो गया है, लेकिन एरिया के बारे में बात नहीं हुई, तो एरिया हम कांस्टेंट मानेंगे। तो इसमें सिर्फ लेंथ को 3 times किया है। जब ऐसा क्वेश्चन होगा कि लेंथ को हमने अगर 3 times किया है और वायर को खींचा विचा नहीं है, हमने एक नया वायर ही लेके आ गए हम, उसकी लेंथ ट्रिपल है उसके पहले के, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, आर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर नया वाला लेंथ जो है अगर वो 3 times हो गया है, मान लो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि एल डैश की जगह अगर 3L हो गया है तो आर डैश की जगह 3R हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे खींचा है तो क्या होता है, एरिया कांस्टेंट नहीं रहता खींचने की वजह से। तो स्ट्रेच वर्ड यूज किया है। तो अब हम ध्यान से देखते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई तुमको कि जो है यहाँ पे अगर उन्होंने वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं बोला है, स्ट्रेच नहीं बोला है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जितना परसेंट लेंथ बढ़ा है उतना ही परसेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या जितने टाइम्स लेंथ हो गया उतना ही टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उस सारे केसेज में जिसमें वायर इज रिप्लेस्ड बाय न्यू वायर ऑफ दिस मनी टाइम्स लेंथ ऐसे बोला जाए, तो इसका मतलब ही होता है कि एरिया कांस्टेंट है। इसका मतलब ही होता है कि एरिया कांस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एरिया के बारे में बात नहीं किया। या फिर कई क्वेश्चन में बोल भी देंगे हमें कि एरिया इज केप्ट कांस्टेंट ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन, ऐसे ऐसे कुछ करके बोलेंगे। सेम क्रॉस सेक्शन बोल दें या फिर एरिया इज केप्ट कांस्टेंट ऐसा करके अगर कुछ बोलते हैं, इट मीन्स कि हमको डायरेक्टली उतना ही लेंथ के प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस को करके उतना ही टाइम्स कर देना है, और परसेंटेज में भी उतना ही परसेंटेज बढ़ेगा वो।
अब हम आगे देखते हैं कि स्ट्रेच वाले क्वेश्चन में कैसे करना है। तो स्ट्रेच वाले क्वेश्चन में हम एक बार, जैसे इस क्वेश्चन में बात हुई है, मैक्सिमम क्वेश्चन में स्ट्रेच की ही बात होती है, तो स्ट्रेच वाले क्वेश्चन में हम दोबारा देखना चाहते हैं कि इसमें क्या करना है। तो इसमें हमको, क्योंकि ये स्ट्रेच हुआ है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट है। एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो एरिया है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ जितने टाइम्स करेंगे एरिया उसके रेसिप्रोकल टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि इफ एल डैश अगर n टाइम्स l हो जाए तो जो a डैश होगा वो a बाई n हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। तो इन दोनों से रिजल्ट ये निकला कि r डैश जो है, जो कि रो इंटू एल डैश बाई ए डैश होना था, वो हो जाएगा रो इंटू n इंटू एल रख देंगे, नीचे a बाई n रख देंगे। तो उसको अगर हम सोल्व करें तो n स्क्वायर ऊपर चला गया और रो एल बाई ए बच गया, जिसको हमने r लिख दिया। तो इसका मतलब r डैश जो है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है r के। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर n स्क्वायर टाइम्स हो गया ये r डैश r के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लेंथ जितने टाइम्स खींचा गया रेजिस्टेंस उसके स्क्वायर टाइम्स चेंज हो गया। लेंथ 3 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ अगर 5 टाइम्स हो गया रेजिस्टेंस 25 टाइम्स हो जाएगा। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। तुम कहोगे सर वो तो ठीक है, बट यहाँ पे तो टाइम्स बताया ही नहीं इन्होंने तो क्या बताया? परसेंटेज बताया हमें। तो परसेंटेज बताएंगे तो क्या सोल्व करना होगा वो देखते हैं अब हम। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमको टाइम्स नहीं दिया कि इतने टाइम्स हो गया, वो नहीं दे करके उन्होंने परसेंटेज चेंज दिया है, तब फिर हम, और ये भी दिया कि स्ट्रेच किया है। अगर स्ट्रेच नहीं रहता तो हम सीधा ये लिखते हैं आंसर में, क्या लिखते हैं पता है? 10% रेजिस्टेंस का भी चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट हम यही लिखते हैं कि 10% रेजिस्टेंस का भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पे तो वो है ही नहीं। यहां पे क्या है कि स्ट्रेस्ड लिखा है। स्ट्रेस्ड का मतलब अभी हमने देखा कि n स्क्वायर टाइम, अगर वो n टाइम्स होता है तो ये n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो उसके लिए हम 2 कंडीशंस देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। तुम कहोगे सर इतना लंबा आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपने तो थंबनेल में क्या लिखा है हमने कि ये तो कुछ फ्यू सेकेंड्स में हो जाएगा। 5 सेकेंड का बात है। तो क्या 5 सेकेंड का वीडियो अगर मैं बनाऊं तो 5 सेकेंड के वीडियो में 5 सेकेंड की बात समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी। तो आपको 5 सेकेंड में करवाने के लिए मुझे 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें हम उसको सारी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप देखोगे, डायरेक्ट करोगे। 5 सेकेंड तो नहीं लगता है, 5 सेकेंड से भी कम लगता है। बेसिकली बात तो ये है, 5 सेकेंड इसलिए लिखा है कि चलो अगर थोड़ा सा दिमाग में सोचोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मुझे तो 2 सेकेंड लगते हैं, 2 या 3 सेकेंड मैक्सिमम, या 1 सेकेंड भी हो सकता है अगर छोटा सा फिगर, सिंपल फिगर है तो। मान लो अगर ऐसा फिगर है ना 10%, तो मैं सीधा बोलूँगा 21% आंसर है। अगर उन्होंने बोला कि 20% अगर बढ़ा दिया तो मैं सीधा बोलूँगा 44% आंसर है। मैंने याद नहीं कर रखा, मैं निकाल करके बोल रहा हूँ। इतना आसान है, मैं आपको भी सिखाऊंगा ये चीज़ कि कैसे डायरेक्ट करते हैं। 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, बेसिकली देखा जाए 1 सेकेंड में ही हो जाता है। 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन, अगर आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग है, दिमाग में कैलकुलेट करना आता है फटाफट से, तो आप जैसे मतलब कई लोग होते हैं ना कि 12 इंटू 5 लिख करके सोल्व करते हैं। वो 12 इंटू 5 करना है ना, तो लिखेंगे पहले 12 इंटू 5, तब जाके 60 लिखेंगे। बट ये कोई लिखने की चीज़ तो है नहीं, ये तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 5 स्क्वायर करना होगा तो 25 नहीं जानते होंगे, वो लिख करके 5 इंटू 5 करेंगे तब 25 लिखेंगे। या फिर सिंपल कई बार 3 + 2 लिख करके उसको 6 लिख देते हैं। तो ये सब हमको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ये ध्यान रखना है कि सिंपल कैलकुलेशंस हमारे माइंड में जितना फास्ट होगा उतने फास्ट हम न्यूमेरिकल में ये MCQs में कर पाएंगे। यहाँ पे हमने MCQ नहीं लिया हुआ है क्योंकि हमको MCQ लेकर के 4 ऑप्शंस में से कन्फ्यूजन होता है। 4 ऑप्शन में क्या कन्फ्यूजन होता है? एक ऑप्शन 20% रहेगा, एक 21% रहेगा, तो लगेगा कि 20% ही तो करेक्ट है। तो हम पहले एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, फिर उसके बाद ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्टली देख पाओगे कि कौन सा जो डायरेक्ट आंसर दिखता है हमको फर्स्ट व्यू में, जनरली वो आंसर नहीं होता है, क्योंकि वो इतना ऑब्वियस क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि आपको देखते ही मतलब आ जाए। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसका डायरेक्ट आंसर जो होता है वही आंसर होता है, बट फिर भी
जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस लगे कि 20% है तो 20% आंसर नहीं होगा। तो दो कंडीशंस हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, दो कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तो ये है कि परसेंटेज चेंज, अगर जो भी परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज की बात अगर मैं करूँ, परसेंटेज चेंज लेस देन 5 है, और दूसरा परसेंटेज चेंज जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 दोनों के लिए कंडीशन डिफरेंट है। अगर लेस देन 5 होगा तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस, कहोगे कि कैसे एल स्क्वायर कैसे, ऐसे हम लिखते हैं इसको रो इंटू एल बाई एरिया लिख करके, और क्योंकि एरिया कांस्टेंट नहीं है तो हम लेंथ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी वजह से नीचे वॉल्यूम आ जाता है, ऊपर लेंथ का स्क्वायर रह जाता है। इसका मतलब है कि आर जो है वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये तो खैर अभी हमने देखा भी था, एन स्क्वायर क्या आया था ना, एन स्क्वायर टाइम्स, तो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इसीलिए एन स्क्वायर टाइम्स आया था। तो हम आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लिख रहे हैं। आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लिखने का क्या मतलब है, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लिखने का ये मतलब हो गया कि यहाँ पे हम अगर ये 5% होगा तो एरर वाला फार्मूला अगर लगाएं तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। एरर वाला फार्मूला कब लगता है, एरर वाला फार्मूला तब लगता है जबकि एरर स्मॉल हो। कोई एरर नहीं कर सकता कि 10% हो गया, 20% हो गया, 30% एरर है, तो इतना ज़्यादा एरर में, क्योंकि ये एरर में जितने फार्मूलेज हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में 11th में, वो क्या थे, सारे के सारे बायनॉमियल थ्योरम से उनका डेरिवेशन होता था। इसका मतलब है कि एरर वाले फार्मूले हम लगा पा रहे हैं क्योंकि ये परसेंटेज चेंज 5% से कम है। अगर कम नहीं होता तो हम लगा नहीं पाते। तो अब हम डायरेक्ट हम इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई में कर दूं दोनों साइड, तो ये परसेंटेज चेंज इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज आर का अगर देखा जाए तो 2 इंटू ये डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन एल। तो परसेंटेज चेंज इन एल हम डबल कर देंगे। तुम कहोगे अच्छा तभी तो 20% आ रहा था। हाँ बिल्कुल, इसी वाले फार्मूले से, इसी वाले शॉर्टकट से 20% आ रहा था, लेकिन क्योंकि ये 5% से छोटा नहीं है इसलिए इसमें गलत हो गया। वो अगर वो रहता, क्वेश्चन में अगर पूछते कि 2% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू लिखा रहता, लेंथ इंक्रीज बाय 2%, तो हम लिखते 4%, क्योंकि 2% तो बहुत छोटा इंक्रीज है, तो हम 4% लिख देते क्योंकि डबल करना है। तो 2 इंटू यहाँ पे जो भी परसेंटेज चेंज होगा वो हम लिख देंगे। तो अगर वो 2% रहता तो 2 इंटू 2 करके 4 कर देते, लेकिन यहाँ पे तो 2 इंटू 10 ऐसे करके और 20 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये 10% 5 से ज़्यादा है। इतना क्लियर हो गया। तो अब तो तुरंत देखते ही बता सकते हो ना कि 5 से कम है तो डायरेक्ट डबल कर दो, 5 से कम नहीं है तब फिर अब देखते हैं क्या करना है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि 5 से ज़्यादा है तो क्या करना है। तो 5 से अगर ज़्यादा परसेंट है तो डायरेक्ट हम बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखेंगे। लंबा मेथड जो स्कूल में करते थे वो हम नहीं करेंगे। स्कूल में यही करना होता था कि आर जो था वो हम लिखते थे आर रो इंटू एल स्क्वायर बाई वी। तो उससे हम क्या करते थे पता है, R1 पहले वाला रेजिस्टेंस R1 जो लिखते थे वो तो R ले लिया हमने, और L1 को L ले लिया। L2 को क्या लिखेंगे, L2 को हम 10% से बढ़ा देंगे, तो L प्लस 10 इंटू एल बाई 100 है ना, 10% L का, तो इसका मतलब L प्लस 0.1 L, इसको लिख दिया 1.1 L, तो L2 हो गया इतना। तो अब हम क्या करेंगे, R2 निकालेंगे। R2 कैसे निकालेंगे, रो इंटू L2 स्क्वायर बाई V। तो रो इंटू L2 की जगह हम लिख देंगे 1.1 इंटू L, इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन V। तो 1.1 का स्क्वायर हो गया 1.21, और रो इंटू एल स्क्वायर बाई V जिसको हमने R लिख रखा था। तो जो नया वाला R2 आया वो 1.21 टाइम्स आ गया R के। यहाँ तक क्लियर है। तो इससे क्या आता था, परसेंटेज चेंज अगर निकालें, परसेंटेज चेंज इन R, तो क्या आ जाएगा, वो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, यही होगा ना परसेंटेज चेंज। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके और निकालें तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन टाइम लग गया। देखते हैं आंसर कितना आता है एक बार।
ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कितना हो गया ये परसेंटेज चेंज। तो फार्मूला हमने वही लगा रखा है, परसेंटेज चेंज इन आर। तो हमने R2 की जगह रख दिया है कितना, अभी हमने निकाला था R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू आ गई थी 1.21 R, और माइनस R1 तो R था अपॉन R1 जो कि R था इंटू 100%। यहाँ पे 1.21 R में से R चला गया तो 0.21 R बचा, R से R फिर कैंसिल हो जाएगा तो 0.21 बच गया, इंटू 100 कर दिया हमने परसेंट, इसका मतलब 21% आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा, जैसे हम स्कूल में अगर हमारे क्वेश्चंस इसके आएंगे तो ऐसे सोल्व करके ही देंगे, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। ये तो बात हमको क्लियर है। अब हम नीट या जेई में ऐसे क्वेश्चन जब हम आते हैं और ऐसे ही बच्चे सोल्व करते हैं तो इस सिंपल दिखने मतलब डिफ़िकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन बन जाता है, जो होता बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है फिर भी हर बच्चा, मैं 90% बच्चों को देखता हूँ वो पूरा ऐसे ही सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे बोर्ड्स में करते हैं, स्कूल में करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको सिंपल तरीके से विद इन फ्यू सेकेंड्स आंसर कैसे निकालें इस बड़े वाले कैलकुलेशन का। ओके, तो इसमें हमको ये देखना था कि बहुत सिंपल तरीके से जब निकाल रहे हैं तो दो चीज़ें देखो, एक है R और एक है L। तो पहले हम इधर L लिखते हैं, इधर R लिखते हैं। ये मैं बताने के लिए इतना लिख रहा हूँ, जब एक बार एक बार समझ गए ना तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि माइंड में भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, बस छोटा सा कैलकुलेशन, एक ही कैलकुलेशन करना होगा, आंसर आएगा उससे। पहले कैलकुलेशन से ही आंसर आ जाएगा, ये नहीं कि कुछ निकालना है फिर उसकी वैल्यू कहीं पे डालनी है, कुछ नहीं करना, इतना सीधा ही फर्स्ट कैलकुलेशन विल गिव यू द आंसर। ठीक है, ओके। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जब हम L की वैल्यू जब 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इंक्रीज कर दी तो L की वैल्यू हम ओरिजिनल मानेंगे 1। ध्यान से देखो, 1 मानेंगे हम, R इसके प्रोपोर्शनल था L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमने स्ट्रेच किया हुआ है, वहाँ से निकाला था हमने कि L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। तो जब ये 1 हो गया था तो R जो था वो था 1 स्क्वायर। ये फर्स्ट वैल्यूज़ थी। अब हम सेकेंड वैल्यूज़ लिख रहे हैं। सेकेंड वैल्यूज़ में लेंथ 10% बढ़ गई। 10% कितना होता है 1 का 0.1, ये तो अंडरस्टूड है। 1 हमने लिया इसीलिए है कि हमको पता है 1 का कितना भी परसेंट निकालना हो इजीली निकाल लेंगे। 10% मतलब 0.1, 10% मतलब उसका 1/10 है, तो 0.1 बढ़ गया। 0.1 बढ़ करके कितना हो गया होगा 1.1 हो गया होगा। उसका स्क्वायर किया कितना हो गया 1.21 हो गया। तुम कहोगे ये कैसे निकाला आपने तुरंत, क्योंकि 11 का 121 होता है, तो 1 में ये पॉइंट लगा दिया हमने, इधर 1 पॉइंट था तो उधर 2 पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 1.1 इंटू 1.1 किया होगा। तो सीधा ही हम डायरेक्टली 2 डेसिमल के पीछे पॉइंट लगा देंगे 121 लिखने के बाद। तो 1.21 आ गया। 1.21 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, पहले 1 हुआ करता था, ये 1 स्क्वायर मतलब 1, पहले रेजिस्टेंस 1 था, अब रेजिस्टेंस 1.21 हो गया। कितना बढ़ गया है, तुम कहोगे कि सर बढ़ तो गया है 0.21 बढ़ गया। 0.21 बढ़ गया, कितना था 1 था पहले, 1 में 0.21 बढ़ गया। परसेंटेज चेंज का क्या मतलब, परसेंटेज चेंज का मतलब कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। 100 में जितना चेंज आए उसी को हम परसेंटेज चेंज कहते थे। हमको कैलकुलेशन करना, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम समझते हैं 100 में जो चेंज आए उसको परसेंटेज चेंज कहते हैं, बस। तो अगर ये 1 था तो 0.21 का चेंज आ गया, 100 होता तो 21 का चेंज आता, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने, क्योंकि 100 होता तो उतना ही होता, तो 21% आंसर आ गया। कहोगे इसमें तो सर 2 मिनट लग जाएंगे मेरे को सोल्व करने में। बिल्कुल नहीं लगेंगे 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड लगेंगे। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, देखो ये इतना जो हमने किया है ये समझाने के लिए लिखा है, कुछ नहीं करना है। अब मैं सीधा कैसे कैलकुलेट करना है, 10% ऑफ ओरिजिनल था, 10% का मतलब 1 का 10% 0.1, तो वो बढ़ करके 1.1 हो गया, इसका स्क्वायर 1.21, तो 1 के बाद जो था वही बढ़ा हुआ है। 1 के बाद जो लिखा हुआ है 1 पॉइंट के बाद जो है 1.21, तो वही बढ़ा हुआ है ना, तो 1 के बाद क्या 21 है, 21 है ना, तो 21% आंसर है। तुम कहोगे अच्छा किसी और कम करके दिखाओ, ठीक है 21 ये 20% का कर लेते हैं। 20% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू अगर लेंथ बढ़ जाए तब कितनी हो जाएगी, तो 20% है तो 1.2 हो जाएगा ना, बढ़ करके 20 है तो 0.2 हो गया उसका 10 अगर करेंगे परसेंटेज तो 1 का 0.2 तो 1.2 हो गया। तो इतना तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ में आता है। 20% मतलब 1.2 हो गया,
तो 1.2 का स्क्वायर 1.44, तो 44% आंसर। तुम कहोगे 30% का करके बताओ, 30% 1.3, 1.3 का स्क्वायर 1.69, 69% आंसर। तुम कहोगे 1.4 का करके बताओ, 1.4 का स्क्वायर होता है कितना, 40% किया हमने तो लेंथ इंक्रीज, तो 1.4 हो गया, 1.4 का कितना होता है 1.96, तो 96% आंसर हो गया। तुम कहो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, बहुत चालाक बन रहे हो, क्योंकि 1 के बाद जो पॉइंट में डेसिमल के बाद आता है वही आंसर आ जाता है। तो अगर मान लो 50% तब होगा, तब कैसे करोगे, उसमें तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा। चलो देखते हैं उसका भी। अगर 50% ओरिजिनल वैल्यू होता है तो 1.5 हो जाता है। 1.5 का कितना स्क्वायर होता है, 2.25 होता है। 2.25, तो हमें तो 1 से बढ़ना देखना है ना कि 1 से कितना बढ़ गया, तो 1 से कितना बढ़ गया, 1.25 बढ़ गया, क्योंकि 2.25 हो गया ना अब, तो 1.25 मतलब 125% आंसर आ गया। बहुत आसान है, ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हमको बिल्कुल क्लियर हो गया अब कि कैसे हम विद इन 1 या 2 सेकेंड में हम ऐसे क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये सिर्फ यहीं पे होता है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ही यहाँ पे ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, या फिजिक्स में कहीं और किसी और चैप्टर में भी दिखता है? तो हमको एक और चैप्टर में ये दिखेगा, और वो है 11th में ही वो चैप्टर। जो 11th के बच्चे हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गया। वो कौन सा चैप्टर है? वो चैप्टर है आपका वर्क और एनर्जी वाला चैप्टर। उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, और मोमेंटम वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि मोमेंटम को हमने 10% बढ़ा दिया और काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई। तो कन्फ्यूजन ये रहता है कि वेलोसिटी के बारे में बात नहीं हुई है, वेलोसिटी बताया नहीं है कि वेलोसिटी कितने % क्या हो गया। बात करेंगे मोमेंटम, उनको क्वेश्चन में दिया होगा मोमेंटम इतने % कर दिया, और पूछेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम से वेलोसिटी नहीं पूछ रहे, और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं पूछ रहे वेलोसिटी से, मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं डायरेक्ट। तो क्या करना है, हमको वेलोसिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन अगर नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे फिर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी एक्स्ट्रा पैरामीटर है जिसको हमको एलिमिनेट करना है। v की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमने P/m लिख दिया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई ½ × m × P/m का होल स्क्वायर। P/m का होल स्क्वायर अगर डाल दिया हमने तो ये आ गया P²/2m। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई P²/2m। अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू P²/2m आ गई तो यहाँ पे सेम इक्वेशन, सेम सिचुएशन आ गई बिल्कुल, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी मोमेंटम के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जैसे में रेजिस्टेंस लेंथ के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, दोनों सिमिलर सिचुएशन बनते हैं और दोनों में क्वेश्चन करने के टेक्निक बिल्कुल सेम रहते हैं। आप एक टाइप का क्वेश्चन करने से जो बेनिफिट उठाओगे, दोनों टाइप के क्वेश्चंस में आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, दो जगह बेनिफिट आप ले सकते हो इस चीज़ का। ओके, अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम ये इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट जो हम डायरेक्ट जो कर रहे हैं, क्या डिक्रीज में भी लग सकता है क्या नहीं लग सकता, वो देखना चाह रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि क्या डिक्रीज वाले क्वेश्चंस में ये यूज होगा ये कॉन्सेप्ट या नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंक्रीज का है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंक्रीज में ये हम यूज़ तो कर पाते हैं, लेकिन डिक्रीज में तो बिल्कुल इस सिचुएशन ही अलग हो जाती है। जैसे मान लो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। ये 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू जो दिया है, ये लेंथ इंक्रीजेज की जगह यहाँ पे डिक्रीजेज रहता है ना, तब क्या करते? लॉन्ग कट से तो पता ही है हो जाता, लॉन्ग कट ही है तो वो तो हो ही जाएगा। लेकिन हमको तो शॉर्टकट सीखना है कि डायरेक्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड में कैसे कर लें। 5 सेकेंड, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ 5 सेकेंड तो लगेगा ही नहीं, 2 सेकेंड में ही होगा। मेरे को तो 1 सेकेंड लगता है, तुमको 2 लग जाएगा, 3 लग जाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 सेकेंड भी लग गया तो क्या दिक्कत है, 5 सेकेंड बहुत ही कम होता है। 1 मिनट ऑन एन एवरेज अगर हमको एक क्वेश्चन पे मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन अगर 2 सेकेंड 3 सेकेंड में हो रहा है तो एक क्वेश्चन का तो पूरा टाइम बच गया ना। अगले क्वेश्चन में हम डबल टाइम दे सकते हैं। और कई बच्चे तो पूरा सोल्व करने के बाद 1 मिनट या 2 मिनट इस क्वेश्चन में लगाने के बाद भी मिस्टेक कर देते हैं, गलती हो जाती है, या कई बच्चे बस तुक्का मार के चले जाते हैं, जो कि गलत होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये हम देखते हैं इस बार डिक्रीज वाले क्वेश्चंस में कैसे करें। 10% डिक्रीज, वही काम करना है। एल है इधर आर है, पहले 1 था, ये v1² था, ये 10% डिक्रीज हो गया। 1 का 10% होता है 0.1 डिक्रीज होने के बाद मतलब 0.9 हो गया होगा, ये 0.81 हो गया होगा। 1 था
1 में 0.81 हो गया तो 0.19 का डिक्रीज है, 19% आंसर। 1 सेकंड लगेगा इतना करने में। ये मैं लिख रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड ही लगेगा। तो क्या किया, कुछ नहीं किया, जैसे हमने बढ़ने वाला किया था वैसे ही कम होने वाला कर लिया। इंक्रीज और डिक्रीज के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एल की वैल्यू 1 लेनी होती है, आर की वैल्यू 1² यानी वो भी 1 होता है पहले। तो एल की घटी हुई वैल्यू डिक्रीज होने के बाद की न्यू वैल्यू वो लिख दी हमने 0.9 और उसी का स्क्वायर करके 0.81 लिख दिया। 0.81 1 का 0.81 हो गया यानी 0.19 कम हो गया तो 19% कम हो गया। तुम कहोगे सर 20% डिक्रीज करके बताओ, कोई नहीं, डिक्रीज कर लेते हैं 20%। 1 का 0.8 रह जाएगा, 0.8 का मतलब 0.64, 0.64 मतलब 36% डिक्रीज हो गया। कैसे, 0.36 डिक्रीज हुआ ना 1 में से, तो 36% डिक्रीज हो गया। बहुत सिंपल है, आप 30% डिक्रीज कर लो, कुछ नहीं जाता, सिंपल है बिल्कुल। 30% डिक्रीज का क्या मतलब हो गया, 30% डिक्रीज का मतलब हो गया 1 का 0.7 रह जाएगा, 0.49 हो गया उसका स्क्वायर, मतलब 51% डिक्रीज हो गया, आंसर आ गया 0। और कितने करने, सारे ऑप्शंस कर लो, 1-1 सेकंड लगने हैं सब में, डायरेक्ट आंसर आएगा। चाहे ये 11th के काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चंस में हो या फिर 12th के रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में हो, दोनों में डायरेक्ट आंसर आएगा और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ओके, तो अगर ये पसंद आया और ऐसी और वीडियोज अगर हम आपको देखना चाहते हैं आप, ओके, तो अगर आपको ये पसंद आया और ऐसी और वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी ये हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके असली वाले फ्रेंड हैं तो आप तो शेयर कर ही सकते हैं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप दूसरों को भी शेयर करें तो। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है ऐसे वाले जिसमें डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब जो तुमको कॉम्प्लेक्स लगता है सोल्व करने में। तो अगर वो भी कमेंट में करो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप तुरंत सीख जाओगे। शॉर्ट ट्रिक्स से ही नीट क्लियर होता है। जेई के लिए हमको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आने चाहिए, लेकिन नीट के लिए तो फिजिक्स में शॉर्ट ट्रिक्स जितने ज़्यादा आए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नीट जो है वो टाइम के ऊपर जो है खेलता है, टाइम से खेलता है नीट, कॉन्सेप्ट से नहीं। बहुत ज़्यादा भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं किसी के तो वो फिजिक्स में जो है 170 से ज़्यादा नहीं आते हैं जनरली, 170 ही उन्होंने एवरेज रहते हैं। 180 तो कुछ बच्चों के आ जाते हैं, वो भी एक अलग कंट्रोवर्सी है, कैसे आ जाते हैं वो नहीं पता, लेकिन 170, 172, 75 ऐसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा भी अच्छे हैं और थोड़े कम भी अच्छे हैं तो भी कितने आएंगे, 160 आ जाएंगे, 165 आ जाएंगे, इतना ही है फ़र्क, और कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, टाइम की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, हमको फास्ट सोल्व करना आना चाहिए और एक्यूरेट कैलकुलेशंस आनी चाहिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में जल्दी ही आपके सामने आता हूँ। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू देन, ऑल द बेस्ट विशेज फॉर योर नीट जर्नी एंड जेई जर्नी। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, और अगर आप मुझसे 1-to-1 क्लासेज में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे वेबसाइट का लिंक है जिसमें आप जा करके इजीली क्लास डेमो बुक कर सकते हैं एंड वी कैन कनेक्ट 1-to-1 विद यू। ओके, बाय।